हाँ तो भाई लोग, आज जो ये सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं हम लोग वो है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। जैसा कि मैं अपने थंबनेल पे लिखता हूँ कि लास्ट वन फॉर लास्ट मोमेंट, तो भाई वही है ये चीज़ें, है ना। तो एकदम लास्ट तक देखिए और आपको चीज़ें समझ आएंगी। और यकीन मानिए, पेपर में 50 से 60 नंबर कम से कम जो है इसमें से आएंगे जरूर भैया, क्योंकि अभी तक मैंने 3-4 पेपर जो भी अपलोड किया लास्ट मोमेंट में, मुझे थोड़ा सा दिक्कत समय का है, नहीं तो मैं और पहले भी कर पाता। और भी बहुत से पर्सनल काम है भाई, मैं क्या बता सकता हूँ। तो उसमें से लगभग मैक्सिमम का रोज मैं रेंज देख रहा हूँ 50 नंबर मैक्सिमम, मिनिमम मतलब मिनिमम रहता ही है, मैक्सिमम 60 नंबर तक। तो ये भी भैया वही हाल रहेगा इसका भी, तो ठीक है। कुछ हमारे जो डियर स्टूडेंट्स हैं वो भी फीडबैक देते रहते हैं, हाँ सर बढ़िया है, और उनका ही कहीं ना कहीं योगदान भी है, मैसेज करते रहते हैं सर अपलोड करिए ना, कर दीजिए ना। तो होता रहता है चीज़ें, ठीक है। सबका साथ सबका विकास भैया। तो ठीक है, अपना पीसी फार्मा चैनल में आपको स्वागत है, और आप लोग लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। और जो है क्लासमेट और जो भी बैक वगैरह किसी का अगर लगा तो उसको भी शेयर कर दीजिएगा भैया, क्योंकि उनका भी हेल्प हो जाएगा यार, ठीक है ना, जरूरी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन इसमें जो है टोटली 6 क्वेश्चन है भैया, है ना। जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 में शॉर्ट नोट या फिर और डिफिनीशंस करके जो टॉपिक है, इसमें मैंने 20-22 है, तो भाई कम से कम 10 इसमें से आएंगे भी। तो 20 लिखने में क्या याद करने में बहुत सिंपल है यार, 6-7 पेज का नोट्स है, ठीक है ना, एकदम आराम से पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे कि चलिए शुरू करते हैं भैया। अपने अपने भगवान का नाम लेके, भगवान सबके हैं। ओके, चलिए। और गर्मी बहुत है भाई, दिमाग खराब कर रखा है, आधी दिमाग तो पोटेंसी लग रहा है दिमाग की कम हो गई है गर्मी की वजह से। बहुत इफेक्ट पड़ता है भाई, जो हमारा सोसाइटी है, चाहे इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ये सब सबका इफेक्ट पड़ता है भाई। तो देखिए ये हाईलाइटेड करते चलते हैं और पढ़ते रहते हैं। बायोकेमिस्ट्री है भैया पहला टर्म। दूसरा है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, ठीक है। फिर आता है यहीं पे कार्बोहाइड्रेट, फिर आता है प्रोटीन, फिर लिपिड, प्रोटीन में ही लिपोप्रोटीन आता है। ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा चीज़ें मैं और ज़्यादा बूस्टअप कर दूंगा, आपको क्लियरिफाई कर दूंगा कैसे क्या लिखना है, ट्रिक वगैरह बता के। आरएनए है, डीएनए है, एंजाइम है, विटामिन है, फिर को एंजाइम है, मेटाबॉलिज्म है, ओके, ग्लाइकोलिसिस है, टीसीएस साइकिल है, लिपोसिस है, लिपोलिसिस है, कीटो एसिडोसिस है भाई, ओके, फैटी लीवर है, और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, और ट्रांसमिनेशन है, इसी में डियामिनेशन है, डीकार्बोक्सिलेशन है, फेनिल कीटोन्यूरिया है, एल्कप्टेनोरी एल्केप्टोन्यूरिया है, जॉन्डिस है, इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन है, डिहाइड्रेशन है, बायोटेक्नोलॉजी है, और पैथोलॉजी है, ठीक है ना। ये इतने पढ़ने आपको, और बिल्कुल परेशान रहिए यार, ये ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट का वीडियो होने वाला है, टोटली मैं बता रहा हूँ 40 से 50 मिनट का। आप इसको देख लीजिए, कुछ चीज़ें आपको क्वेश्चन जो है 1-2 क्वेश्चन के आंसर जो है खुद से आपको करना पड़ेगा इंगेज, क्योंकि मेरे पास इसका बुक नहीं है भाई। तो दिक्कत ये है, इसकी बुक नहीं है मेरे पास अवेलेबल इस समय, ओके। तो थोड़ी सी ये चीज़ें मैनेज करना पड़ेगा। और एक शिकायत है आप लोगों से भैया, आप लोग कमेंट नहीं करते यार, बहुत कम कमेंट करते हो यार, बताओ ना। अगर 50 व्यू 100 व्यू जा रहे तो 50 में कम से कम 50% तो कमेंट्स आने चाहिए ना भाई, इतना तो हक है मेरा। तो मैं बुस्टअप हो जाता हूँ भाई, अच्छा लगता है कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों को हेल्पफुल है, मोरल डाउन नहीं होता मेरा भी, ओके। तो चलिए, हाँ, ओके। देखिए डिस्कस द स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये सब है चीज़ें। तो पहले हम लोग जो ऊपर का अपना मैटर है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी नहीं भाई, केमिस्ट्री है। बायोटेक्नोलॉजी एक इसमें सिर्फ चैप्टर है, बायोकेमिस्ट्री है ये। तो बायो का मतलब जीव हो जाता है, और केमिस्ट्री मतलब रसायन, यानी कि मॉलिक्यूलर कुछ रहेगा चीज़ें जो केमिकल, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ये सब केमिस्ट्री के सेंस में आ जाता है। और बायो लॉजिकल का मतलब है जीव, जैसे कि हमारे कोशिका वगैरह, यानी कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाला मैटर। तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और केमिस्ट्री को मिला के जो बना है उसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। और क्लिनिकल पैथोलॉजी यानी कि जो भी बीमारी वगैरह होता है उसका जांच करना, उसका इलाज करना, वो क्लिनिकल पैथोलॉजी कहलाता है, ओके। ठीक है। तो देखिए यहीं पे भैया आपका नोट्स है प्रेजेंट, ओके। तो कॉपी पेन वगैरह थोड़ा सा लेके बैठा करिए आप लोग, मैं बार बार बोलता हूँ। और चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। और एक चीज़ ये भी मैं बोलूँगा, घबराएंगे तो कुछ ना कर पाएंगे मेरे भाई, तो बिल्कुल घबराना नहीं है ना। डोंट वरी, पीसी फार्मा इज हियर। देखिए बायोकेमिस्ट्री एंड इट्स स्कोप, ये जो मैटर है, यही यहाँ पे भी ऑप्शन है, जो दूसरा क्वेश्चन वो भी वही है ना, बात एक ही है। और थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के दिस दैट तो आपको करना ही है, मैं पहले भी बोलता हूँ और आज भी बोलूँगा। तो बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सबस्टांस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। बायोकेमिस्ट्री जो है
अध्ययन होता है स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, इन सब चीज़ों का जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में करना रहता है। ओके, ठीक है। स्कोप क्या है भाई, और इसको मतलब डिफाइन करना रहे तो और करके और भी डिफाइन कर सकते हो। बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द बायोलॉजिकल एंड केमिकल फैक्ट्स। ऐसे करके और करके आप दूसरी लाइन लिख सकते हैं। ओके, ये चीज़ें हैं, ठीक है। सिंपली स्कोप क्या है बायोकेमिस्ट्री का भैया, तो लिखिए देयर आर द स्कोप इंक्लूडेड, यहाँ पे जो है स्कोप है इसके। तो मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजिकल एंड ड्रग डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबियल बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैटर क्या है, देयर आर द स्कोप इंक्लूडेड। अच्छा, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री का क्या मतलब है, देखिए मेडिकल में बायोकेमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है भैया। अगर बायोलॉजिकल और केमिस्ट्री यानी दोनों चीज़ों को हम जानते रहेंगे तभी तो दवाइयाँ बनेंगी कि आखिर शरीर में क्या चीज़ें हैं, किसकी वजह से क्या घट बढ़ रहा है। जैसे कि आप HCl कहते हो ना, एसिडिटी हो गया है, एसिडिटी में क्या होता है, HCl की मात्रा बढ़ जाती है। तो HCl क्या है, केमिकल ही तो है, ठीक है ना। तो जीव के शरीर में यानी कि हमारे स्टमक यानी कि बायोलॉजिकल आ गया मैटर, बायोलॉजिकल हमारा पेट, और केमिस्ट्री यानी HCl। तो इसके बारे में हमने जब पढ़ा तभी तो हम ये जान पाए कि हाँ कौन सी अब दवाई देंगे, बेसिक नेचर का दवाई देंगे तो जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और थोड़ा सा सॉरी इसके लिए कि बच्चे बाहर खेल वगैरह रहे हैं तो थोड़ी सी मैनेज करिएगा शोर वगैरह, सॉरी। ओके, जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक का मतलब जानते हैं अनुवांशिकी, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी जाता है मैसेजेस, जैसे DNA RNA ये सब चीज़ें है ना, और क्रोमोसोम वगैरह, तो उसके बारे में रिसर्च करना। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा आप लोग। मेडिकल बायोकेमिस्ट्री इज़ अ वेरी ब्रॉड स्कोप ऑफ द बायोकेमिस्ट्री, है ना, इन विच द वी नो अबाउट द हाउ टू मेडिसिन मैन्युफैक्चर्ड फॉर द ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ऐसे बस एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि पॉइंट, थोड़ा सा इतना लिखना पड़ेगा भाई ना, आपको लिखना पड़ेगा इतना, और इतना डिटेल में मैं नोट्स भी नहीं दे सकता, दिक्कत है ना। तो इतना आपको करना पड़ेगा, थोड़ी सी ये चीज़ें इनबिल्ड करिए अपने आप में, इंप्रूवमेंट करिए। ओके, जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री की मॉलिक्यूलर का मतलब होता है कि एकदम वो जो मॉलिक्यूल्स, छोटे अणु जिसे बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, एटम तो सबसे होता है, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो उसके बारे में भी कि मॉलिक्यूलर रिएक्शंस वी नो अबाउट द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री, है ना। आप जो केमिकल रिएक्शन करा के सब बनाते हैं तो वो मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री है, तो ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। फार्माकोलॉजी के बारे में एंड ड्रग डेवलपमेंट के बारे में भी हम बायोकेमिस्ट्री की सहायता से जानते हैं। फार्माकोलॉजी वही है, इसको डिफाइन कर दीजिएगा पूरा पूरा, आप अभी पढ़ चुके हैं, मैं बताऊंगा नहीं अब। ड्रग डेवलपमेंट में भाई बायोकेमिस्ट्री का बहुत रोल है, क्योंकि मैं अभी बताया ना, बॉडी के बारे में जानोगे और केमिकल के बारे में, तभी तो ड्रग की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। ओके, एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री, खेती बाड़ी में, तो खेती बाड़ी में भी तो वही आता है बायोकेमिस्ट्री, यानी जैविक, यानी कि वो भी आ जाते हैं किसमें, वनस्पति विज्ञान में आ जाते हैं भैया। ओके, बॉटेनिकल वाला, तो उसमें भी केमिकल वगैरह के बारे में जानना रहता है, तभी तो खेती अच्छे से होगा। और जो दवाइयाँ, जो इंसेक्टिसाइड और टॉनिक वगैरह, जो खेती बाड़ी के बारे में थोड़ा भी अगर किए होंगे तो वो जानते होंगे नॉर्मली कि हाँ कौन कौन सी दवाइयाँ छिड़की जाती है, ऐसे चीज़ें करके, है ना, रुगाड़ वगैरह बोलते हैं लोग नॉर्मली। तो वो सब कैसे हुआ, बायोकेमिस्ट्री की वजह से पॉसिबल हो पाया मेरे भाई। फिर फिफ्थ है माइक्रोबियल बायोकेमिस्ट्री। ओके, ठीक है, माइक्रोब्स के बारे में भी बायोकेमिस्ट्री जानना, जैसे कि माइक्रोब्स कहाँ ग्रोथ करते हैं, क्या कंडीशन चाहिए उनको, है ना, ये सब चीज़ें जानना, तो ये भी बायोकेमिस्ट्री का ही रोल है। क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक यानी कि वही दवाई जब चल रहा है, और डायग्नोस्टिक यानी कि जांच करने में बायोकेमिस्ट्री का क्या रोल है। तो वही बात है, शरीर के बारे में जानोगे, शरीर में क्या क्या केमिकल प्रेजेंट है, तो कौन सा केमिकल घट गया। जैसे कि अभी आप जानते हो कि ब्लड जो है कितना होना चाहिए, तो आप ब्लड क्या हुआ, केमिकल हुआ, है ना। और हमारी बॉडी है, उसी में केमिकल बह रहा है, वो ब्लड जो है कंपोजिशन होता है वाटर का, और गैसेस का, न्यूट्रिशन का, और ब्लड सेल्स का, है ना। तो वही डायग्नोस्टिक बायोकेमिस्ट्री, यानी कि आप जब जानते रहोगे कि कौन से सेल्स शरीर में प्रेजेंट हैं, तभी तो आप जानोगे कि अच्छा इसका टेस्ट कराएं, अरे भैया इनका तो 9 ग्राम हीमोग्लोबिन है, ऐसे बोलते हैं ना, MgDL लिखता है, 9 MgDL, तो ऐसे करके होता है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा आप। द क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री इज़ वेरी नेसेसरी of the biochemistry scope, because in it we know about the how to treat the patient, how to diagnose the patient, how to know the real cause of the patient diseases, है ना। ऐसे सिंपल सा वर्ड है भाई, ये सब सिंपल सेंटेंस है। अरे यार रोज चैट करते हो यार, चैट आते हो, कमेंट पढ़ते हो, फलाना ढिमकाना, तो इतना लिख लोगे यार, मोरल नहीं डाउन करते। न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, यस, इन द न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री द play biochemistry is very important role, because we know about the biochemistry of the body, then we confirm
व्हाट इज नीडेड ऑफ द बॉडी। ओके, फिर आता है दूसरा पॉइंट, वहीं पे था हमारा जो ये देखिए आंसर नंबर 1 के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर, और ये देखिए लॉन्ग में भी पूछ सकता है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है, जो पहला आंसर मैंने समझाया, ठीक है ना। ओके, इसी को इंपॉर्टेंस भी पूछ सकता है, तो इंपॉर्टेंस में वही लिख दीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द वी नो अबाउट द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, वी नो अबाउट द बायोकेमिस्ट्री, है ना, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। तो ऐसे बस सिंपल सा है, कोई चीज़ नहीं है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ये कार्बोहाइड्रेट के टाइप होते हैं। ओके, ये जानते रहिए, क्योंकि यहीं पे देखिए क्लासिफिकेशन आता है कार्बोहाइड्रेट का, तो क्लासिफिकेशन में वही 3 टाइप लिखने हैं आपको, मोनो, डाई, पॉली। तो ये चीज़ें याद रखिएगा थोड़ा सा। ओके, दोनों काम बन जाएंगे आपके, शॉर्ट्स के भी और लॉन्ग के भी। ओके ब्रदर, तो चलिए देख लेते हैं। बहुत सिंपल डिफिनीशन है यार, परेशान नहीं होना है, एकदम सिंपल सा लिखवाया हूँ, मतलब लिखा हूँ। मोनोसेक्राइड, ए मोनोसेक्राइड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल यानी साधारण जो है ये फॉर्म होता है। जैसे कि हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई क्या होता है, सेल होता है ना, कोशिका, वैसे ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटी इकाई होता है मोनोसेक्राइड। ओके, बहुत लॉजिक नहीं लगाना है इसमें कुछ, जो कि दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, इससे ज़्यादा ये छोटा नहीं हो सकता, इनटू स्मॉलर शुगर। देखिए ये इससे सबसे छोटा खुद ही है, तो इससे ज़्यादा कुछ भी छोटा ये नहीं हो सकता। ये पानी में घोलिए चाहे जो भी रिएक्शन कराइए कैसे भी। यूनिट दे यार, बर्फ वाले भाई कोई ना यार, चलो। दे आर आल्सो नोन एज सिंपल शुगर, ठीक है, इसे सिंपल शुगर भी कहते हैं हम लोग। जैसे कि एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, याद रखिएगा, थोड़ा सा शॉर्ट नोट पूछ सकता है, ठीक है ना। ये डिफाइन करिएगा, अच्छा इसको डिफाइन करिएगा ना, डिफिनेशन लिखने के बाद इसकी नीड लिख दीजिए, हेडिंग डाल के, नीड, व्हाट इज नीड ऑफ द मोनोसेक्राइड, या फिर कार्बोहाइड्रेट, इसी को कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, क्योंकि मोनोसेक्राइड से मिलकर ही कार्बोहाइड्रेट बना है। ओके, ढेर सारे मोनोसेक्राइड मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ओके, समझ गए ना बात। जैसे कि ऐसी चीज़ें हैं कुछ ऐसे, ये एक मोनोसेक्राइड 2, 10, 20 ऐसे ये केमिकल बॉन्डेड रहते हैं ऐसे, ठीक है ना, मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। समझ गए, ओके, ठीक है। उसके बाद है डाइसेक्राइड के बारे में। तो डाइसेक्राइड क्या होता है, इसमें ये भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है, इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ए डाइसेक्राइड इज द कार्बोहाइड्रेट फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोनोसेक्राइड, 2 मोनोसेक्राइड यानी 1 और 2 जब जुड़ते हैं तो डाइसेक्राइड बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है सुक्रोज, इसमें ब्रैकेट में देखिए लिखा है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, यानी कि ये 2 मोनोसेक्राइड के मॉलिक्यूल मिलके सुक्रोज बनाते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग पॉलीसेक्राइड में। पॉलीसेक्राइड यानी कि यहाँ पे ढेर सारे सेक्राइड रहेंगे, मोनोसेक्राइड के मॉलिक्यूल, है ना। ओके, देखिए क्या है, ए पॉलीसेक्राइड इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ मैनी मोनोसेक्राइड यूनिट लिंक टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। एग्जाम्पल स्टार्च, प्लांट एनर्जी सोर्स, ठीक है। स्टार्च जो है पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल है, जो कि पौधों के लिए एनर्जी का सोर्स होता है, ठीक है ना। ये ढेर सारे, पॉली का मतलब ये होता है ज़्यादा, यानी ढेर सारे, मैनी मोनोसेक्राइड, ढेर सारे मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है, आपस में जुड़े होते हैं ग्लाइकोसाइडिक बाइंड के द्वारा। ओके, ये सब चीज़ें हैं। अच्छा ये जानते रहिए, इसमें चीज़ें ये सब तो है जो मैंने लिखा है, और थोड़ी बहुत बीमारी के बारे में पूछ देगा, जैसे कि हाइपरटेंशन, ट्यूब और यूरिनरी संबंधित, यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने लिखा भी है, मैरेस्मस, और यहाँ पे क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा जरूर। 2-3 नाम याद कर लीजिएगा, मैरेस्मस होता है अलग अलग, नहीं मैरेस्मस कह रहा हूँ यार, अलग अलग होता है, 2-3 नाम याद कर लेना है आपको। बहुत सिंपल चीज़ें भाई, हाँ थोड़ा सा लेंदी है भैया, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम कर ना पाओ। ओके, अब यहाँ पे आता है कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करना है आपको। ओके, कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, CHO जो बोलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और यहीं पे देखिए रिवीजन करने का बहुत तगड़ा चीज़ें यही है ट्रिक, कि आप लोग तुरंत पच करिए और आंखें बंद करके एक बार रिवाइज करिए कार्बोहाइड्रेट है क्या, हिंदी में या इंग्लिश में, आपको जैसे भी पढ़ना है भाई, चाहे आप पच करके डायरेक्ट लाइन्स भी पढ़ सकते हैं। ओके, इसमें रेशियो क्या होता है, 1:2 सम रेशियो 1, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट जो बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं। ओके, दे आर प्राइमरली सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सोर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी का सबसे पहला। यानी कि जैसे आप देखते हैं ना, कभी भी आप पानी पियेंगे, मीठा खा लेंगे, मीठे में क्या होता है, शुगर होता है, शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ब्रदर। ओके, वो तुरंत पचेगा, तुरंत आपको अच्छा फील होगा, तुरंत एनर्जेटिक थोड़ा सा फील करेंगे, है ना, फ्रेश। जनरल फार्मूला क्या है, CH2O और ब्रैकेट उसके बाद N, जितने भी मॉलिक्यूल, यानी कि ढेर सारे इसमें जुड़ते जाएंगे ना, ये जनरल फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट का, और इसमें जो है जैसे मोनो, पॉली, डाई, ये सेक्राइड के हिसाब से जुड़ते जाएंगे। ओके, तो ये सब चीज़ें। अब इसके देखिए, अगर ये लॉन्ग में पूछ देता है कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा सा, तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन लिख दीजिए, वही मोनो, डाई, पॉलीसेकेराइड, एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया, है ना। उसके बाद उसके नीड लिख दीजिए, हेडिंग डाल के, नीड इन द बॉडी, ठीक है, एनर्जी सोर्स फॉर द लाइव
द बॉडी, है ना, ऐसे ऐसे करके आप लिख दिए नीड। ओके, डिफिशियंसी होगा तो भाई एनर्जी की कमी हो जाएगी, है ना, अनहेल्दी फील करोगे, थका थका फील करोगे, फेटिग्यू, टायर्ड, है ना। ऐसी सिंपल सी चीज़ें हैं भाई, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। अगर मैं 50 पेज का 100 पेज का नोट्स दे दूं तो भी तो पढ़ के हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी आप दिमाग से सोचिए अपने, इसमें क्या क्या लिखा जा सकता है लॉन्ग में, आप लिख दीजिए, बिल्कुल नंबर नहीं कटेगा मेरे भाई, बिल्कुल नहीं कटेगा। ओके। प्रोटीन, प्रोटीन में क्या है, प्रोटीन जानते ही हो यार, वही प्रोटीन डब्बा मास गेनर लड़कों को ज़्यादा ये पता रहता है, लड़कियों को क्या ही खाना पीना से मतलब, उनको बस थोड़ा बहुत चाट पीट लिए, मतलब वही कुड़कुड़े उड़कुड़े खा लिए बस। उनका डाइट वैसे कम भी रहता है, उनकी बायोलॉजिकल डिमांड भी कम है शरीर की, जो थोड़ी सी है, ऐसी बात है ना। ओके, तो हम लोग यहाँ लॉजिक से बात करेंगे, ऐसा नहीं फालतू टोंट मारना है लड़कियों को। सॉरी मेरे भाई लोग, मतलब वही भाई बहनें भाई लोग जो भी हैं। प्रोटीन, तो प्रोटीन है, ए प्रोटीन इज अ लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ वन और मोर चेन ऑफ द एमिनो एसिड। एमिनो एसिड NO2 होता है, एमिनो एसिड जो है ये मिलके पूरे मॉलिक्यूल प्रोटीन बनाते हैं। ओके, NO2 जो दाल वगैरह इन सब में पाया जाता है। इसको देखो लांग में पूछ दो प्रोटीन सोर्स वगैरह सब लिख दो, और इसके टाइप्स लिखना रहे अगर, जैसे कि देखिए भैया थोड़ा थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ यहीं पे। जैसे कि एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल ऑफ क्लास केमिकल प्रॉपर्टीज विद कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में ही बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का मैंने मैटर बता दिया भैया, उसके टाइप वगैरह है ना। प्रोटीन के टाइप क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, है ना। प्राइमरी क्या है, एक एमिनो एसिड रहेगा, और सेकेंडरी में ऐसे, और टर्शियरी फिर क्वार्टरनरी, है ना। चीज़ें समझ रहे हैं बात आप। ओके, प्रोटीन आर एसेंशियल टू द स्ट्रक्चर फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन। ठीक है, प्रोटीन जो बहुत जरूरी होता है भैया इस काम करने के लिए, हमारे शरीर के बनावट के लिए और रेगुलेशन के लिए, अंगों के और शरीर के। ठीक है, तो ये सब मैटर है। एक्सरसाइज, सॉरी एक्सरसाइज करें भाई, एग्जाम्पल एक्सरसाइज भी जरूरी है, बी सीरियस। एक्सरसाइज में क्या है, केराटिन फाउंड इन हेयर इन मेल। जैसे कि एक प्रोटीन का नाम देखिए, केराटिन है जो नाखून बनाने में मदद करता है, और क्या, बाल जो हमारे शरीर पे उगते हैं। एक्टिन और मायोसिन ये होते हैं मसल्स के प्रोटीन। ओके, अच्छा ये देखिए प्रोटीन का एक बड़ा मैटर ये है कि आप खाएंगे दाल ही खाएंगे, लेकिन उसमें अलग अलग डिग्रेडेशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। अभी आगे एक टर्म पढ़ेंगे आप, मेटाबॉलिज्म, और उस हिसाब से अलग अलग प्रोटीन वगैरह बनते रहते हैं, कोई सिंपल फॉर्म में, कोई ऐसे सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, और वो अलग अलग रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी में। लिपिड क्या है, लिपिड आर फैटी सबस्टांस दैट स्टोर एनर्जी, मेकअप ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड हेल्प विद हार्मोन प्रोडक्शन। ओके, लिपिड जो है ये फैटी सबस्टांस होते हैं भैया, फैट होते हैं ऑयली, और ये स्टोर होते हैं एनर्जी के रूप में, और सेल बनाते हैं, सेल में मतलब स्टोर होते हैं एनर्जी के रूप में, एंड हेल्प विद हार्मोन प्रोडक्शन, और ये हेल्प टू रहेगा यहाँ पे ब्रदर। ओके, ये हार्मोन वगैरह बनाने में भी मदद करते हैं, यानी कि फैट की ज़रूरत भी है हमारे शरीर में, ऐसा नहीं कि एकदम फैट ही खत्म, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हार्मोन ही नहीं प्रोडक्शन होगा, तो हार्मोन नहीं प्रोडक्शन होगा तो बहुत सी चीज़ें भाई ऐसी गड़बड़ हो जाएंगी कि बीमारी से घिर जाएंगे हम लोग। तो एग्जांपल है जैसे फैट इन बटर और मीट ये पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल है ना, ये सब चीज़ें। ओके, अगली चीज़ आ जाती है अब, देखिए भैया यहाँ पे, जैसे कि हमारा अगला चीज़ है, पसीने से पूरा पेज ही भीग जा रहा है ब्रदर, कोई ना, डोंट माइंड। लिपिड हो गया, अब आता है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन यानी कि लिपिड से ही कुछ मिला हुआ है। देखो प्रोटीन है और लिपिड है। ओके, अब देखिए यहाँ मैटर क्या है। A lipoprotein is a molecule made up of lipid and protein that help transport fat through the blood. इसको देखिए बढ़ाना है अगर तो आप ऐसे भी लिख सकती है, लिपोप्रोटीन इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड, इट मीन्स लिपो प्लस प्रोटीन, लिपो मीन्स लिपिड, प्रोटीन मतलब प्रोटीन ऐड डैश करके फिर लिखेंगे इसको मतलब फिर लिखिए अगले लाइन से डिफाइन करिए, लिपोप्रोटीन इज अ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन दैट हेल्प ट्रांसपोर्ट फैट थ्रू द ब्लड। देखिए इसमें क्या मैटर क्या है ना, इसका फंडा क्या है लिपोप्रोटीन का, ये जो है 2 मॉलिक्यूल से तो बना है भैया, लिपिड और प्रोटीन से, ये ट्रांसपोर्ट करता है फैट को ब्लड में हमारे। अब फैट कहेंगे कैसे, ब्लड में कहाँ है, ब्लड जो है वो वाटर सॉल्युबल चीज़ों को आसानी से, मतलब पानी में घुलने वाली चीज़ों को आसानी से ऐसे फैलाएगा, इस पूरे शरीर में घुमाएगा, लेकिन फैट जो तैलीय चीज़ें क्या है, पानी में तैर जाता है ना, तो वो बहेगा नहीं हमारे शरीर में। तो इसीलिए लिपोप्रोटीन जो हमारे शरीर में होता है, ये लिपिड प्रोटीन का बन के, यानी प्रोटीन लिपिड से जुड़ के और ऐसा मॉलिक्यूल बना देता है कि वो पूरे शरीर में घूम सकता है, यानी ब्लड में भी आसानी से फ्लो होगा। नहीं तो क्या होगा, एक ही जगह पे स्टोर्ड हो जाएगा, क्योंकि ब्लड जो है पानी से बना हुआ है ना, ढेर सारी मात्रा उसमें 92% जो है पानी ही होता है मेरे भाई। ओके,
92%, 92, हाँ हाँ ठीक है, ओके। उसके बाद है इसके, देखिए टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन, HDL होता है, LDL होता है, VLDL होता है। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। LDL बैड कोलेस्ट्रॉल, वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल, है ना, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब यहाँ पे बैड और गुड का क्या सेंस है, देखो क्या होता है, मैंने बोला ना तेल जो है तैरते रहता है ब्लड में, तो अगर HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है ये तैरे, जो कोई चीज़ वजनीय चीज़ रहती है सर, तैरेगा, अगर नाली है मान लीजिए यहाँ पे, तो कोई वजनीय चीज़ है इतना बड़ा, तो क्या होगा, ये पानी के फोर्स के साथ यानी ब्लड के साथ बहता रहेगा ना, हरदम बहता रहेगा बहता रहेगा। और जब यहीं पे इतना छोटा सा मॉलिक्यूल रहेगा तो क्या होगा, ये फोर्स आएगा यहाँ पे लगेगा और ये साइड से निकल जाएगा और ये यहाँ पे आके किनारे पे पड़ जाएगा। जैसे नाली में आप देखेंगे छोटा सा कचरा क्या होता है, ऊपर आके ये जगह पे साइड में लग जाता है किनारे पे, है ना। तो वैसे ही जो हाई डेंसिटी वाला है ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये बहता रहेगा, और लो डेंसिटी वाले बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, और VLDL भी बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, क्योंकि ये हमारे नसों में जो है चुक्ड कर जाते हैं या प्लेक बना लेते हैं। प्लेक बनाने से क्या होता है, हमें हार्ट अटैक के होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो है ब्लड के लिए थोड़ा सा जगह बचेगा। समझ रहे हैं बात आप, ओके, ये पढ़े भी हैं आप। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और LDL जो है बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। थोड़ा सा इसको डिफाइन भी कर सकते हैं अगर पूछता है तो चीज़ें, है ना, ओके ठीक है। अब इसको डिफाइन करना है तो HDL को लिख देंगे ऐसे, बिकॉज इट इज़ गुड लिपोप्रोटीन, दस इट फ्लो विथ द कंटिन्यूअसली टू द ब्लड, क्योंकि ये ब्लड के साथ बहता रहता है। LDL इज समटाइम्स इट मेक प्लेक, प्लेक का मतलब होता है जमना, इकट्ठा होना, नसों में इकट्ठा होने लगेगा, है ना। सो इट इज़ अ बैड कोलेस्ट्रॉल विच काज द हार्ट डिजीजेज, ओके ब्रदर। तो ये सब चीज़ें बस, देखिए बहुत सिंपल सा है मेरे भाई। हाँ, थोड़ी सी ये कह सकते हो कि अरे आपको आ रहा है, थोड़ा सा पढ़ लिख लिए हैं तो आप सिंपल सिंपल चिल्ला रहे, भाई आपके लिए भी सिंपल है यार, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई, है ना। तो बिल्कुल बस एकदम घबराइए मत मेरे भाई। पेपर अच्छा होना चाहिए, सबका बैक क्लियर चाहिए, मुझे बैक वगैरह नहीं चाहिए फालतू की बकैती। ओके, थोड़ा सा ट्रिकी बनिए क्वेश्चन छोड़ने के बजाय। हाँ, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2 पेज से ज़्यादा एक क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है। 5 नंबर में भी पूछ रहा है तो भी हेडलाइन दीजिए, प्रॉपर लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए, लाइन छोड़ छोड़ के लिखिए, साफ साफ लिखिए। गोज गोज के 20 पेज लिख, एक ही क्वेश्चन का 4 पेज लिखेंगे, क्या मतलब है गोज गोज के, नंबर तो वो देगा 2 ही नंबर, है ना, गोज के लिखेंगे तो उस तरीके से 3 नंबर 4 नंबर मिलने की आशंका रहेंगे, साफ साफ लिखेंगे तो। कोई भी ज़्यादा बहुत नहीं चेक करना चाहता है, एक आप अंदर की बात बताता हूँ तुम लोगों को लीक मत करना इस बात को, ठीक है ना। ज़्यादा बर्डन दे दोगे, किसी को 50 पेज का कॉपी दोगे तो वो मन से कोई चेक करेगा कि कोई 30 पेज का दोगे, तो 30 पेज वाला ना, थोड़ा लिखो, अच्छा लिखो, साफ लिखो, सुटेबल लिखो, ये चीज़ें ध्यान रखो। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ आपको, बार बार चेतावनी दे रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ। अब आता है न्यूक्लिक एसिड, अगला उसी में टर्म है। न्यूक्लिक एसिड आर मॉलिक्यूल दैट कैरी द इंस्ट्रक्शन फॉर हाउ लिविंग थिंग ग्रो, डेवलप एंड फंक्शन। ओके, न्यूक्लिक एसिड जो ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कैरी करते हैं, ढोते हैं इंस्ट्रक्शन को, सूचनाओं को, लिविंग थिंग में कैसे वो ग्रो करेंगे, कैसे वो विकास करेंगे, शरीर उनका कैसे कार्य करेगा, है ना। जैसे कि DNA और RNA होता है, यही तो है हमारे मैसेंजर्स जो जेनेटिक को इधर उधर ट्रांसफ़र करते हैं। DNA RNA ये सेल्स में पाई जाती हैं, सेल्स में जब पाई जाती हैं ना भैया, तो यही कंट्रोल करते हैं सेल्स के ग्रोथ को। जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, इसी में DNA RNA ये सब पाए जाते हैं, तो ये पूरे सेल के ग्रोथ को, कैसे कब इनका सेल डिवीज़न होगा, कैसे क्या चीज़ें होंगी, ठीक है ना, ये मदद करती हैं। और यही जब देखोगे कैंसर वगैरह में क्या होता है, DNA वगैरह यही सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ढेर सारे सेल्स बनने लगेंगे आपस में, और यही फूल के फिर गांठ वाठ बना लेंगे, फिर कैंसर बन जाएंगे। समझ रहे बात, तो यही मैटर होता है। बढ़ा चढ़ा के एकदम लिख डालिए, इट इज़ वेरी यूजफुल acid in our body because it control the cell function, by it the easily और continuously cell are performed, है ना। ऐसे सब चीज़ लिख डालिए, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट वाइज करके, पॉइंट बना के, है ना। फिर टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, DNA एंड RNA, फिर यहीं पे DNA RNA का भी डिफिनीसन मैंने नीचे, ये अगला टॉपिक हो जाएगा। तो इसी को भी अगर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड देता है तो भी DNA RNA को डिफाइन करिए आप, है ना। समझ रहे बात, ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, आपका पूरा मैटर तगड़ा एकदम, ओके। देखिए DNA RNA, न्यूक्लिक एसिड के बाद अगला टॉपिक DNA RNA पूछ सकता है। DNA RNA देखिए, DNA डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको डिफाइन कर सकते हैं द मॉलिक्यूल दैट कैरी एन ऑर्गेनिज्म जेनेटिक इंस्ट्रक्शन। मैं बहुत छोटा छोटा लिखा हूँ ईजी वे में, ठीक है। ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक को ढोते हैं, उनकी सूचनाओं को ढोते हैं, ठीक है ना। एक सेल से दूसरे सेल में ले जाएंगे, एक जीव से दूसरे जीव में ले जाएंगे, है ना, स्पर्म वगैरह की सहायता से, क्रोमोसोम, ये सब चीज़ें मैटर है। इट कंटेन बेसिस एडेनिन, थियामीन,
साइटोसिन, गुआनिन। अच्छा, ये 4 बेस से मिलके बने होते हैं, जो एडेनिन होता है, थियामिन होता है, साइटोसिन होता है, गुआनिन होता है, ए, टी, सी एंड जी। इसको देखिए ऐसे लिख के कंटेंट बेसिस, फिर पहले को एक करके लिखिएगा, फिर दूसरा लिखिएगा, फिर तीसरे को लिखिएगा, है ना, ऐसे लाइन वाइज लिख दीजिएगा 1 2 3 4। समझ रहे बात? तो ऐसे पूरा लाइन भर जाएगा, अच्छा इजी एकदम दिखेगा, साफ साफ दिखेगा। फिर आता है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ए मॉलिक्यूल दैट हेल्प कैरी ऑल द इंस्ट्रक्शन स्टोर इन डीएनए। अच्छा, ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो सभी इंस्ट्रक्शन को डीएनए में स्टोर करने में मदद करते हैं। डीएनए जो है देखिए पहुंचाता है, एक दूसरे से ढो के ले जाता है, और जो आरएनए है ये डीएनए में स्टोर करने में मदद करता है। ओके, इट कंटेन बेसिस, ये किन चीज़ से मिलकर बना होता है? दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन एक चीज़ बस अंतर होता है, इसमें यूरेसिल होता है, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, और उसमें जो है यूरेसिल की जगह पे थियामिन होता है। तो चीज़ें मैटर साफ है, एकदम साफ है, ठीक है ना। इसके फंक्शन वगैरह आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, ओके कोई ना, ठीक है। अब आता है अगला टॉपिक हमारा एंजाइम। ओके, देखिए 25 मिनट हो गया, और 20 मिनट और मान लीजिए लगेगा, और उसको आइए वीडियो लेक्चर एक्सप्लेन हो जाएगा। एंजाइम, an enzyme is a protein that speed up catalyze chemical reaction in living organism without involve in the process। अच्छा, एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन के बने हुए मॉलिक्यूल है। देखिए शरीर में जो भी है ना, प्रोटीन से ही बना है, कार्बोहाइड्रेट से कुछ बना है, कुछ फास्फोलिपिड से, फैट से बना है ना, ये सब चीज़ें हैं। देखिए सॉरी, कार्बोहाइड्रेट से नहीं कुछ बनता, उससे बस एनर्जी मिलती है हमें, बनता कुछ नहीं है कार्बोहाइड्रेट से, बनता है जो है ये फैट से, लिपिड से, प्रोटीन से, है ना, ठीक है। ओके, तो एंजाइम जो है प्रोटीन से बना हुआ है, और ये कैटालाइज करते हैं रिएक्शंस को, यानी कि रिएक्शंस को बढ़ाने का काम करते हैं स्पीड अप लिविंग ऑर्गेनिज्म में, विदाउट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, बिना ये प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए, यानी कि इसका कोई रोल नहीं होता है प्रोसेस में। ये नहीं कि जैसे ये काम करवाया कुछ, जैसे होता है ना कि मान लीजिए अब सीधी सीधी शादी का सीजन चला, ये समझो ये है बॉयज़ यानी कि मैन सर्कल, और ये होता है वुमेन सर्कल, ठीक है ना, महिला दूल्हे की तरफ से, और ये ब्राइड और ग्रूम बोलते हैं ना, दूल्हा और दुल्हन। तो ये इसमें एक अगुआ बोलते हैं बहुत लोग, मतलब जो दोनों पक्ष को जानता रहे, इन बॉयज़ वालों को भी जानता रहे और गर्ल्स वालों को, इनके वजह से जो है पूरा शादी हो रही है। ये क्या कर रहे हैं? रिएक्शन करवा रहे हैं ना, कैटालिसिस का काम यही करवा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये इन्वॉल्व भी हो जाते हैं, ये बारात में भी जाएंगे, उनके घर पे भी जाएंगे, सब जगह इन्वॉल्व हो रहे हैं। रिएक्शन करा के ये नहीं बस छोड़ दें कि यहाँ लग गया शादी, अब नहीं हमारा कोई मतलब नहीं, नहीं ये इन्वॉल्व होते हैं। और एंजाइम का क्या रोल है? ये सिर्फ रिएक्शन कराएगा चीज़ों का, मॉलिक्यूल का, ये कहीं जाता होता नहीं है इन लोगों के साथ। समझ रहे बात? ओके, ये हो गया एंजाइम। जैसे कि एग्जांपल है इसमें एमाइलेज है, जो डाइजेशन में स्टार्च इनटू शुगर, स्टार्च को शुगर में बदलने का काम करता है। लैक्टेज जो एंजाइम है, ये ब्रेक डाउन द लैक्टोज इन मिल्क, मिल्क में जो लैक्टोज प्रोटीन पाए जाते हैं उनको तोड़ने का काम लैक्टेज करता है। अब आता है विटामिन की बारी भैया, है ना। विटामिन आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट दैट हेल्प योर बॉडी ग्रो, रिपेयर इटसेल्फ एंड स्टे हेल्दी। ठीक है, विटामिन जो है एक आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषण है हमारे शरीर के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी होता है ग्रो करने के लिए, हमें बढ़ने के लिए, हमारे शरीर को जो सेल्स वगैरह है, चाहे कोई बीमारी हो तो उसको रिपेयर करने के लिए, और स्टे हेल्दी स्वस्थ रहने के लिए। अब देखेंगे ना, कभी भी बीमार पड़ेंगे तो मल्टीविटामिन ये सब ऐड करके डॉक्टर दे देता है। क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि शरीर आपका प्रॉपर ग्रोथ करेगा, उसकी वजह से प्रॉपर हेल्दी रहेगा। इसको ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं, इट इज़ अ माइक्रो न्यूट्रिशनल मॉलिक्यूल। ये माइक्रो मतलब बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होता है हमें शरीर के लिए। टाइप्स ऑफ विटामिन में वाटर सॉल्युबल होता है, बी और सी, ठीक है ना, विटामिन बी और विटामिन सी, ये वाटर सॉल्युबल यानी कि ये पानी में घुलने वाले हैं, पानी में घुल के और हमारे शरीर में वर्क करते हैं। और फैट सॉल्युबल जो है ADEK, ठीक है ना, तो ये फैट में घुल के, जो लिपिड अभी पड़े हैं उसमें घुल के ये हमारे शरीर में काम करते हैं। ओके, चलिए कोएंजाइम, अब इसके बारे में बीमारी वगैरह सब डिफाइन कर दीजिए अगर लार्ज में पूछ देता है तो। बी की वजह से वेरी बेरी होता है, सी की वजह से स्कर्वी होता है, ए की वजह से जो रतौंधी वाला होता है ना, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। कोएंजाइम, एंजाइम हो गया कोएंजाइम। ए कोएंजाइम इज अ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट हेल्प इन एंजाइम वर्क प्रॉपरली। ए कोएंजाइम, जो कोएंजाइम है ये सबसे छोटे मतलब छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो मदद करते हैं एंजाइम को काम करने में अच्छे तरीके से, यानी एंजाइम को भी सपोर्ट करने वाले हैं कोएंजाइम, ठीक है ना। को का मतलब ये होता है सहायक, कोएक्टर, ऐसे देखे होंगे ना, कोएक्टर, है ना, वर्ड सुना होगा आपने, यानी मेन एक्टर के साथ कोएक्टर जो रहेंगे उसके सपोर्टिव रहते हैं। ओके, तो कोएंजाइम ए हेल्प एंजाइम इन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, कोएंजाइम ए जो है एंजाइम को मदद करता है मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। फिर आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज हाउ योर बॉडी टर्न फूड इनटू एनर्जी एंड बिल्ड और ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स टू कीप योर अलाइव। अच्छा, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ये
एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी जो है आपकी काम करती है, क्या काम करती है, फूड को एनर्जी में बदलने का काम करती है। यानी जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल आपने खाया है, शुगर खाया, प्रोटीन खाया, कार्बोहाइड्रेट लिया, ये सब चीज़ें जो भी लिया है, फैट लिया, उसको तोड़ के एनर्जी के रूप में बनाता है। केमिकल रूप में तोड़ेगा, उनको एनर्जी के रूप में बांट देगा। ठीक है, 2 कार्बन इधर जाओ, ठीक है, हाइड्रोजन इधर जाओ, समझ रहे बात, ऐसे होता है, ऑक्सीजन वगैरह, मतलब केमिकल रूप की बात हो रही है ना, बायोकेमिस्ट्री। बिल्ड और ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल टू कीप योर अलाइव, और इसकी वजह से एनर्जी बिल्ड करता है, बनाता है, तोड़ता है मॉलिक्यूल्स को ढेर सारे, और आपको जिंदा रखने में मदद करता है। तो टाइप्स अगर बात की जाए मेटाबॉलिज्म की, तो 2 टाइप होता है। ये कैसे काम करता है, 2 अलग अलग इसने बांट रखा है काम अपना। 2 होता है, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म का मतलब होता है काटना, छोटा छोटा काट दिया लोगों को, ठीक है, बांट टूट के जाओ हटो। एनाबोलिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं आपस में। ओके, तो एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। तो एनाबोलिज्म में लिख देंगे, एनाबोलिज्म इज द प्रोसेस इन विच द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मेक द कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और कैटाबोलिज्म इज द प्रोसेस इन विच द कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर डिवाइडेड इनटू या ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। तो सिंपल है ब्रदर। ओके, ग्लाइकोलिसिस अगला टॉपिक आता है वहीं पे, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस ओके, 13वां हम लोग पढ़ रहे हैं और 7-8 बचा हुआ है। ओके, ग्लाइकोलिसिस के बाद देख लीजिए टीसीए साइकिल है, जिसे लिपो, या तो टीसीए साइकिल आ सकता है या तो लिपोलिसिस आ सकता है, फिर कीटोएसिडोसिस है। बार बार मैं क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, टाइम नहीं वेस्ट करना है हम लोगों को। ओके, ग्लाइकोलिसिस में क्या है भैया, ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट स्टेप इन ब्रेकिंग डाउन शुगर टू मेक एनर्जी फॉर सेल। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले शुगर जो है टूटता है और वो एनर्जी बनाता है। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से शुगर जो है टूटता है सिंपलर फॉर्म में और एनर्जी देता है। एनर्जी यानी कि एटीपी बनाता है। ओके ब्रदर, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए, अच्छा, कभी भी जब आपको लिखना है लाइंस ना, तो आप एटीपी यानी शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये लिखेंगे लाइन आपका भरेगा, है ना, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें ट्रिक है, थोड़ा सा सब चीज़ों को ध्यान में रखते रहिए आप लोग। ओके, तो ये मैटर है भैया, ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके वजह से सबसे पहले जो शुगर जो है टूटता है और क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। ठीक है, आप लोग ये सब पढ़े होंगे अगर क्लास चला होगा आपके कॉलेजों में, तो वैसे मैं जानता ही हूँ बहुतायत मात्रा में जो कॉलेज हैं, पल्ला ही झाड़ने वाला सीन है उनका, कॉलेज वॉलेज चलाने से, क्लास चलाने से कोई मतलब नहीं होता, क्या ही कर सकते हैं, छोड़ो। बहुत पीड़ा है भाई, बहुत दर्द है इस दिल में क्या बयां किया जाए, बाद में रोया जाएगा आराम से, ठीक है ना। पेपर के बाद तो भूल भी जाते हो तुम लोग, अभी रो लो, कोई ना, कमेंट में यार, कमेंट में जो भी चीज़ें थोड़ा सा डिस्कस किया करो मेरे भाई। हाँ सर, ये रियलिटी है, ये चीज़ें अच्छा है, ठीक है, ये सर ये इसका एग्जाम्पल है, आपने बताया, ठीक है सर, तो थोड़ा सा बताया करिए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, फर्स्ट ईयर वालों को प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हैं आप मेरा, डी फार्मा फर्स्ट ईयर का मैंने ईजी वे में चीज़ें एक्सप्लेन किया हुआ है पहले से ही। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे भाई। की पॉइंट देखिए, चलिए आइए पॉइंट पे। की पॉइंट है ग्लाइकोलिसिस का टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म जानते हैं ना, साइटो मतलब सेल और प्लाज्मा मतलब पानी। जो सेल के अंदर जैसे गोल साइज होता है सेल, उसके अंदर पानी होता है ना, उसी में तैरते रहते हैं न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसी में ग्लाइकोलिसिस होता है। दूसरा पॉइंट है, डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है रिएक्शन में, नहीं O2 जुड़ेगा तो बनेगा CHO2, ये सब चीज़ें कुछ नहीं, ऑक्सीजन की डिमांड नहीं होती, क्योंकि ये एनारोबिक प्रोसेस होता है। एनारोबिक एक ऐसा प्रोसेस होता है इन विच द ऑक्सीजन आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एनी रिएक्शन। अब आता है TCA साइकिल, अगला चीज़ होता है जो TCA साइकिल। द TCA साइकिल टेक्स स्मॉल मॉलिक्यूल फ्रॉम शुगर ब्रेक डाउन एंड टर्न दैम इनटू एनर्जी कैरियर। ओके, TCA साइकिल जो है ये क्या करते हैं, छोटे मॉलिक्यूल को शुगर जब ब्रेक डाउन होता है तो उनसे जो है एनर्जी बनाने का काम करते हैं। ओके जी, देखिए ग्लाइकोलिसिस एक, ये देखिए स्टेप बाय समझिए, ग्लाइकोलिसिस हुआ जो एनर्जी बनाने में मदद करता है, लेकिन TCA साइकिल क्या है, TCA साइकिल जो छोटे छोटे स्मॉल जो शुगर ब्रेक डाउन हुए थे उनको पकड़ेगा और उनको एनर्जी बनाने में मदद करेगा ATP के रूप में। यानी कि 2 स्टेप में, सिर्फ ग्लाइकोलिसिस से डायरेक्ट नहीं बन रहा है, ग्लाइकोलिसिस के अंडर में भी कुछ प्रोसेसेस हैं जिसे TCA साइकिल है ना, समझ गए बात। ओके, तो ये मैटर है। की पॉइंट क्या है, द साइकिल गोज थ्रू ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन रिलीजिंग। अच्छा भैया, इतना आसान नहीं है, शुगर का एनर्जी बन गया, ओ चलो 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 हो गया। तो एनर्जी सोच समझ के वेस्ट किया करिए, सोच समझ के मतलब सही जगह पे वेस्ट किया करिए भाई। ओके, तो उसमें पूरा रिएक्शंस होता है शरीर में, प्रॉपर सीरीज में, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और पूरा बनता है एकदम प्रॉपर, है ना। तो देखिए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है रिएक्शन के दौरान, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरिड बाई NADH एंड FADH2, अलग अलग इसमें ढेर सारी लाइन्स है, तो मैं थोड़ा सा ही लिखा हूँ,
ठीक है ना। आप TCA साइकिल का वो रोल लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं बॉडी में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टू द आवर बॉडी टू मेकिंग द एनर्जी, इट इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोलिसिस, इट ऐसे पॉइंट वाइज, इट मेक द एनर्जीज, इट बूस्ट इट कंटिन्यूसली क्या बोलते हैं, स्टोर्ड द एनर्जी। ऐसे ऐसे पॉइंट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े में क्वेश्चन आए तो। ओके, परेशान नहीं होना है मेरे भाई। अब क्या होता है, इसी में लिख दीजिए लिपोलिसिस। ये भी एक प्रोसेस है भैया। जो क्या होता है, लिपिड, और लिसिस मतलब टूटना। तो लिपोलिसिस इज अ हाउ योर बॉडी ब्रेक डाउन स्टोर्ड फैट टू यूज इट फॉर एनर्जी। अच्छा, लिपोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है, इसको लिखेंगे लिपोलिसिस इज अ प्रोसेस इन विच हाउ योर, ये देखिए मैंने शॉर्ट में सेंटेंसेस लिख दिया है, आपको बर्डन ना लगे, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख के फिर और करके दूसरा डिफिनेशन लिखिए आप, एक और होता है ना, लिपोलिसिस इज हाउ योर बॉडी ब्रेक डाउन स्टोर्ड फैट टू यूज इट फॉर एनर्जी। अच्छा देखिए, आप क्या होता है, फैट स्टोर होता रहता है हमारे बॉडी में, तो वही देखते हैं स्टोर होते होते तो लोग मोटे हो जाते हैं, ढेर सारे लोग। तो वही जब स्टोर्ड जो लिपिड है उसको तोड़ के एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करना, उसी को लिपोलिसिस कहते हैं। स्टोर्ड फैट टू यूज इट फॉर एनर्जी। जैसे क्या होता है, पतले लोगों में पहले कार्बोहाइड्रेट वगैरह टूट जाएगा, ये सब ग्लाइकोजन, ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में स्टोर होता है, आपको पता ही है ना, ब्लड में। तो वो जब खत्म हो जाएगा तो फैट टूटने लगता है। ओके, तो अगर सही बताया जाए तो पतले लोगों को ज़्यादा भूख लगेगी, भूख लगने का मतलब है कि उन्हें खाना नहीं मिलेगा, तो उनको ज़रूरी है जल्दी खाना देना। और मोटे लोगों को एक आध 2 दिन ऐसे ही मतलब उपवास भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, व्रत रहो भाई, तुम्हारे अंदर बहुत फैट है, टूटेगा, एनर्जी मिलता रहेगा, तुम मरोगे नहीं, पानी वानी पीते रहो बस। मतलब एक लॉजिक की मैं बात कर रहा हूँ। ओके ब्रदर, जो फैक्ट है, की पॉइंट क्या है, ए अकर्स इन फैट सेल एडिपोज टिश्यू। अच्छा, ये जो होते हैं कि इसमें है जो लिपोलिसिस है, ये एडिपोज टिश्यू में होते हैं, एडिपोज टिश्यू या फैट सेल जो बोला जाता है। फैट सेल जो है महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए देखेंगे आप, वो बार बार कंपेरिजन दिखाता होगा। 50 साल का चंदन, मेरा नाम चंदन है, आप जानते भी हैं, चंदन 50 साल कह रहा हूँ यार, 50 किलो का, वो दिखेगा पतला सा बंदा, ऐसे एकदम पतला सा, है ना, पतला सा दिखेगा, ठीक है। और यहीं पे 50 किलो की अगर कोई और है, जैसे कि मान लीजिए चंदू, मान लीजिए चांदनी, मान लीजिए, कुछ भी बोल लो यार, जब कंपेरिजन नहीं करना है तो भाई, चांदनी मान लीजिए, तो ये ऐसे ऐसे मोटी सी हो जाएंगी 50 किलो की। लड़कियों में क्या होता है, एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होता है, फैट टिश्यू, समझ रहे हैं, इसलिए वो थोड़े से गुलगुले से होते हैं, मतलब चिकनी होती हैं ज़्यादा, मतलब ये बोल सकते हो, क्योंकि उनकी जो पूरा इस पर मान लो अब ये हड्डी दिखेगा तो भाई अच्छा नहीं दिखेगा, और यही पूरा मस्कुलर रहेगा, फैट रहेगा तो पूरा भाई नरम नरम सा दिखता है, वही बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होता है महिलाओं में। एंजाइम कॉल्ड लाइपेज ब्रेक डाउन ट्राइग्लिसराइड इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ठीक है। एंजाइम लाइपेज होते हैं जो भैया लिपोलिसिस में मदद करते हैं। ओके, कीटोएसिडोसिस देखिए, ये सब प्रोसेस है, प्रोसेस है आपकी बायोकेमिस्ट्री का, शरीर में होता है जो। इट हैपेंस व्हेन योर बॉडी बर्न फैट फॉर एनर्जी टू फास्ट मेकिंग हार्मफुल एसिड कॉल्ड कीटोन्स बिल्ड अप इन योर ब्लड। अच्छा, कीटोएसिडोसिस एक प्रोसेस है जिसमें कीटोन बॉडी जो है टूटता है, एनर्जी बनाता है। जैसे देखेंगे आप, जिमर वगैरह होते हैं वो कीटोन लेते हैं, प्रोटीन जो है कीटोन मतलब ये सब रहता है, उसमें होता क्या है, तेज़ी से तुरंत जो फैट आपका बर्न होगा, एनर्जी बनेगा, और ये लेकिन हार्मफुल होते हैं, नुकसान करते हैं आपके लिए, जो कि ब्लड में ये बनते हैं एनर्जी, ठीक है ना, कीटोएसिडोसिस में ये सब चीज़ें होता है। तो ये थोड़ा सा इसका अगर नुकसान वगैरह भी लिख सकते हैं आप, इट्स डिसएडवांटेज, इट अफेक्ट द किडनी, इट इंक्रीज द किडनी रिस्क, ऐसे पॉइंट वाइज लिख दीजिए। बाय इट द बॉडी इज इंस्टेंटली फाउंड एनर्जी बट इट इज हार्मफुल, है ना। और एडवांटेज में वही लिख दीजिए, इट फॉर एसिडोसिस द सडन एनर्जी आर फाउंडेड, है ना। ऐसे पॉइंट थोड़ा सा मैं इसीलिए बोलता हूँ रफ पेन लेके बैठा करो भाई, मैं कितना बड़ा नोट्स लिखूंगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो ये चीज़ें मैटर है, एडवांटेज डिसएडवांटेज। ओके ब्रदर, अब आता है अगली चीज़ें, फैटी लीवर। देखिए, आपको कहेंगे बीमारी कहाँ है आप पढ़ा रहे हैं महाराज, अरे भाई सिलेबस आप देख सकते हैं, सिलेबस में ये सब चीज़ें भी पूछता है, और ये क्लिनिकल पैथोलॉजी भी है ना, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी में चीज़ें होती हैं कि कैसे क्या इलाज हो रहा है, तो वहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। पैथोलॉजी का मतलब ही होता है, पैथो मतलब बीमारी के कारण, और लॉजी मतलब स्टडी, उसका स्टडी करना, है ना, ओवर के, वही बात हुई। देखिए भैया पसीना से सब भीग जा रहा है, थोड़ा सा पेज तो क्या ही किया जाए, पसीना होता रहेगा, काम होना चाहिए हम लोग का बस। फैटी लीवर है, फिर उसके बाद हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है, फिर ट्रांसमिनेशन है। ओके, बस करीब पहुंच गए भाई, परेशान मत होइए। फैटी लीवर,
फैटी लीवर मीन योर लीवर हैज़ टू मच फैट स्टोर इनसाइड इट विच कैन अफेक्ट इट्स वर्क काजेज। अच्छा, फैटी लीवर जो है इसका मतलब होता है कि लीवर के पास मतलब लीवर में ज़्यादा फैट हो गया है, स्टोर हो गया है, विच अफेक्ट इट्स वर्क, वो उसके काम को भी प्रभावित करेगा। काम को प्रभावित करना मतलब उसे अनहेल्दी कर देगा, अनहेल्दी हो जाएगा। जैसे कि हमारा पूरा शरीर जब अनहेल्दी होता है तो हम काम सही से नहीं कर पाते हैं, है ना, तो वैसे लीवर नहीं काम कर पाएंगे भैया। काजेज क्या है, ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, बहुत ज़्यादा अगर अल्कोहल पियेंगे तो दिक्कत होगी भैया, फैटी लीवर हो जाएगा। और ओबेसिटी हो जाएगा, मोटापा की वजह से भी होता है, डायबिटीज़ की वजह से भी होगा, मेडिसिन साइड इफेक्ट्स की वजह से होगा। इसके सिम्टम क्या आएंगे, लीवर जो है फंक्शनिंग, लीवर फंक्शनिंग इज डिस्टर्ब्ड। फिर अगला पॉइंट उसमें लिख सकते हैं द एब्डोमिनल स्टमक अपसेट, यानी खाना वगैरह नहीं पचेगा क्योंकि लीवर से ढेर सारे एंजाइम वगैरह निकलते हैं, तो उसकी वजह से पाचन अच्छे से होता है। ओके। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया यानी कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल का बढ़ जाना ब्लड में। इट मीन्स योर ब्लड हैज़ हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल विच कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ, ये देख रहे हैं भाई सब पानी होनी है आप लोग, मतलब पानी मतलब नहीं पसीना, खैर आप लोग भी पसीना निकाला करिए, समझ रहे हैं ना। इट मीन्स योर ब्लड हैज़ हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल विच कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। ओके, इसकी वजह से हार्ट डिजीज़ का रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड में ज़्यादा होता है तो। ओके, फिर यहाँ पे काजेज लिख देंगे, अनहेल्दी डाइट, डाइट जब अच्छे से नहीं लेंगे आप, वही फास्ट फूड वगैरह चापे जाएंगे, समझ रहे हैं ना, ज़्यादा मीट वगैरह ये सब खाना। वैसे तो देखो भैया मांसाहार गलत है तो है, मैंने तो भैया मैं वो वाला था कभी कभार वाला, साल में 4-5 बार खाने वाला, महीने 2 महीने पे खाने वाला। अब जो मैंने फरवरी से ही नॉनवेज छोड़ रखा है, अंडा जो भी है, मतलब मछली वछली खाते नहीं थे, मुर्गा और अंडा चलता था कभी कभार, तो वो भी मैंने छोड़ रखा है। मैं ये अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, देखो भैया जो कोई कुछ भी मान ले, कितना भी सोर्स मान ले, ये प्रोटीन मिल रहा है वो मिल रहा है, लेकिन गलत है तो है। अब क्या होगे, ज्ञान क्या दे रहे हैं सर, अरे ज्ञान नहीं दे रहा हूँ भाई, चीज़ें डिस्कस करना जरूरी है, पढ़ाई करते जाओगे भूत की तरह, बेवकूफ़ों की तरह, क्या मतलब है। एक जनरल डिस्कशन वगैरह भी जरूरी है, आप लोग कमेंट वगैरह में थोड़ा बहुत आप भी कुछ डिस्कशन कर सकते हैं हमसे। ओके, चलिए, तो ये सब है हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, काजेज जो है ये सब चीज़ें हैं। लैक ऑफ फिजिकल वर्क, अगर आप अच्छे से काम वगैरह नहीं करेंगे, दौड़े भागेंगे नहीं, तो वही दिक्कत है, मोटापा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। जेनेटिक, जो भाई जेनेटिक भी होता है कि किसी के मम्मी पापा भाई पहले से मोटे, तो देखते हैं अक्सर उनके लड़के भी मोटे होते हैं कहीं ना कहीं। डायबिटीज़, भाई डायबिटीज़ की वजह से भी होता है, ठीक है, तो ये सब हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया के कारण है। सिम्टम क्या है, सिम्टम में आता क्या वही, अब भाई हार्ट अटैक आने के चांसेस रहेंगे, हाइपर ब्लड पीसी रहेगा, पीसी नहीं भाई, मतलब ब्लड लेवल, ओ ब्लड प्रेशर, सॉरी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा, है ना। और फैटिग्यू, आप चक्कर आ सकता है, डिजीनेस मतलब चक्कर, फैटिग्यू मतलब मूर्छित हो जाना, गिर जाना, है ना, ये सब चीज़ें हो सकता है। डायग्नोसिस क्या है, ब्लड टेस्ट कार्ड लिपिड पैनल, लिपिड पैनल ये एक नंबर में पूछ सकता है कि कौन सा टेस्ट होता है हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया के लिए, तो लिपिड पैनल बोलते हैं उसका नाम होता है, ठीक है ना, लिपिड पैनल। ओके ओके, ट्रांसमिनेस, और इसका ट्रीटमेंट वगैरह क्या है, डाइट अच्छे से लेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, और बीपी को कम करने वाली, यानी कि अभी कोलोजी आपने पढ़ा था तो उसमें बीपी को मैनेज करने के लिए क्या होता है, एक्नेलॉल वगैरह दिया जाता है, बीटा ब्लॉकर वगैरह। ओके, ट्रांसमिनेशन, ट्रांसमिनेशन इज हाउ द बॉडी मेक न्यू इम्यून एसिड। अच्छा, ट्रांसमिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है बॉडी हमारी कैसे न्यू इम्यूनो, इम्यूनो लिख दिया भाई बंदे ने, एमिनो है भाई, एमिनो है मेरे भाई, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड को बनाने का काम करता है। यानी कि ट्रांसमिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से एक एमिनो एसिड बनता है हमारे शरीर में, मेक न्यू एमिनो एसिड बाय स्वैपिंग पार्ट्स ऑफ बिटवीन मॉलिक्यूल, जो कि मॉलिक्यूल के बीचों से बनाता है, ठीक है, ये प्रोसेस होता है पूरा। इंक्लूडेड एंजाइम, इसमें एंजाइम कौन से रोल लेते हैं भैया, ALT, एलेनिन एमिनो ट्रांसफरेज, ठीक है, फिर AST, एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज। ओके, फिर आता है इसी में, देखिए अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा डियामिनेशन, ये सब प्रोसेस है ब्रदर, ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि ये नए नए टर्म कहाँ सुन रहे हैं, नए क्या है, पढ़े होगे तो ध्यान ही होगा, और नहीं पढ़े हो तो भाई हम बता ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डियामिनेशन, फिर आता है डिकार्बोक्सिलेशन, फिर आता है फेनिकीटोन्यूरिया, उसके बाद 3-4 और टर्म बचे हुए हैं, डियामिनेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, फेनिल कीटोनो यूरिया। तो देखिए डियामिनेशन क्या है,
ये देखिए ट्रांसमिनेशन में बनता है ना इम्यूनो एसिड, और डीएमिनेशन भी उसी से रिलेटेड है, अगला स्टेप मान सकते हो आप। डीएमिनेशन इज हाउ द बॉडी इज रिमूव द नाइट्रोजन पार्ट्स फ्रॉम द एमिनो एसिड। अच्छा, जो एमिनो एसिड से कैसे मतलब बॉडी जो है नाइट्रोजन निकालता है हमारे शरीर से, सो दैट रेस्ट कैन बी यूज फॉर एनर्जी आर स्टोर। जो भी एनर्जी फालतू, जैसे कुछ भी चीज़ें आप सही में स्टोर्ड ही रहेंगी तो दिक्कत हो जाएगा ना। अरे यार, घर का एक गोदाम भी रखते हो आप, तो उसमें भी देखते हो कि हरदम छाटते पीटते रहते हो 2 महीने पे 1 महीने पे, यहाँ इसमें से जो वेस्ट है निकालो यार, हटाओ, साफ करो जगह को। वैसे ही शरीर में भी निकलनी चाहिए ना, तो वही बोल रहा है, डिएमिनेशन इज हाउ द बॉडी रिमूव द नाइट्रोजन पार्ट फ्रॉम द एमिनो एसिड सो द रेस्ट कैन बी यूज फॉर एनर्जी आर स्टोर। जो भी स्टोर्ड रहते हैं उसमें से नाइट्रोजन को पार्ट के कैसे बाहर निकाला जाए, ये सब चीज़ें, ठीक है। मेनली अकर्स इन द लीवर, ये लीवर में होता है मेनली, ओके। और ये भी बोल सकते हो कि जो स्टोर है उसमें से कैसे एमिनो एसिड को तोड़ के हम एनर्जी के तौर पे यूज कर सकते हैं। दोनों फैक्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं। डिकार्बोक्सिलेशन जो प्रोसेस है भाई, ये क्या है मैटर देख लेते हैं। डिकार्बोक्सिलेशन, इट इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर एक मॉलिक्यूल लॉस ए कार्बन इन द फॉर्म ऑफ CO2। अच्छा, डिकार्बोक्सिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है और मॉलिक्यूल लॉस करता है कार्बन को इन द फॉर्म ऑफ CO2, ठीक है। ऑक्सीजन से कार्बन मिलके ये CO2 के रूप में बाहर निकल जाता है। वाई इट्स इंपॉर्टेंट, डिकार्बोक्सिलेशन क्यों जरूरी है भाई, ओके। देखिए पॉइंट ये है, अलाउ द बॉडी टू यूज एमिनो एसिड फॉर एनर्जी व्हेन नीडेड। ये इसके वजह से जो है जब रिएक्शंस होगा तो ये एमिनो एसिड को तोड़ने वगैरह का काम करेगा, यानी प्रोटीन को, तो इसकी वजह से एनर्जी के रूप में प्रोटीन यूज हो जाएगा। दूसरा पॉइंट वहीं पे लिखा है, हेल्प इन रिमूविंग एक्सेस नाइट्रोजन सेफली फ्रॉम द बॉडी। अच्छा, जब टूटेगा एमिनो एसिड यानी प्रोटीन यूज होगा तो नाइट्रोजन यानी जो चीज़ यूज हो गया तो भैया खत्म, खत्म है ना, खत्म, तो वो बाहर निकल जाएगा। मैटर समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें डिकार्बोक्सिलेशन जरूरी है, वाई इट्स इंपॉर्टेंट। और भी इसमें बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, इट्स एडवांटेज, इट्स डिसएडवांटेज। एडवांटेज में क्या होगा भाई, इसके वजह से एनर्जी मिल रहा है ना, हमारी बॉडी प्रॉपर ग्रोथ करेगी, फंक्शनिंग करेगी, ऐसे पॉइंट हो जाए। डिसएडवांटेज क्या होगा, हमारा नाइट्रोजन लेवल कम होगा, मतलब प्रोटीन की कमी भी हो सकती है कभी कभी अगर डिकार्बोक्सिलेशन ज़्यादा हो रहा है तो। समझ रहे हैं चीज़ें, अरे आप तो कर लेंगे, सही समझे हैं। फेनिल कीटोन यूरिया, ओके, PKU 3 शब्दों से मिलकर बना है, फेनिल कीटोन यूरिया। फेनिल कीटोन यूरिया इज अ कंडीशन वेयर ए पर्सन कैन नॉट ब्रेक डाउन फेनिल एलेनिन एंड इट build up in the body which can cause brain damage if not treated। हो देखिए, PKU जो है एक कंडीशन है जिसमें पर्सन जो ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है फेनिल एलेनिन को। ये जो फेनिलेनिन, ये जो मॉलिक्यूल है जो हमारे शरीर में, इसमें ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, उसके बाद होता क्या, ये बिल्डअप होते रहेंगे, बनते रहेंगे फेनिलेनिन हमारे शरीर में, और यूरिया भी स्टोर होता रहेगा, ये सब स्टोर होते रहेंगे और टॉक्सिक हो जाएंगे। तो होगा क्या कि ये ब्रेन को भी डैमेज कर सकते हैं। ब्रेन डैमेज से क्या सेंस है भाई, ब्लड से बहते हुए जाएंगे वहाँ पे, इन प्रोसेस को रोक देंगे, ठीक है ना, ओके। डायग्नोसिस क्या है, न्यू बॉर्न, अच्छा न्यू बॉर्न बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी मतलब नया बच्चा जो जन्म होता है उसको टेस्ट किया जाता है कि भाई उसमें ये दिक्कतें हैं तो नहीं, स्क्रीनिंग करके, स्क्रीनिंग मतलब टेस्ट। वही अभी तो आपको CPM में पढ़ाया था, कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट में, स्क्रीनिंग का क्या सेंस है, ओके। बहुत से कंट्री में ये किया जाता है। फिर आता है अगला टर्म जो है एल्कैप्टोन यूरिया, ओके। ये सब टर्म है, डिसऑर्डर है कहीं ना कहीं, एक तरीके से प्रोसेस है। It is a condition where the body cannot fully break down certain immune acid causing dark color urine and joint problem। अच्छा, ये एक ऐसी कंडीशन है हमारे शरीर की जिसमें बॉडी जो है ब्रेक डाउन नहीं कर पाती है कुछ इम्यूनो एसिड लिख दिया है यार बंदे ने, एमिनो एसिड है भाई, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं। एमिनो एसिड यानी प्रोटीन, प्रोटीन को ये तोड़ नहीं पाता है। एल्केप्टोनो यूरिया एक ऐसी कंडीशन है हमारे शरीर की जब एमिनो एसिड जो टूटेगा नहीं, ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो होगा क्या, डार्क यूरिन कलर, यानी कि यूरिन का कलर डार्क हो जाएगा, मतलब लाल सा या फिर ब्राउनिश, भूरा भूरा ऐसा देखने को मिल सकता है, मटमैला सा। और जॉइंट प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम होगा भैया। जॉइंट प्रॉब्लम में क्या होता है, अब जो ये जॉइंट्स होते हैं ना, ये समझिए, ये जॉइंट जो होता है यहाँ पे क्या स्टोर हो जाता है, वो प्रोटीन स्टोर होता है, प्रोटीन क्या नाम होता है भाई, मैं अभी याद आता है तो बताऊंगा, अभी रुक जाइए रुक जाइए। अच्छा मेरे भाई, अभी वो नाम याद नहीं आ रहा है, सॉरी उसके लिए। सिट्रिक एसिड नहीं, कुछ तो यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, हाँ देखो यूरिक एसिड, यूरिक एसिड जो है वो मतलब एमिनो एसिड का ही एक फॉर्म है, यूरिक एसिड, जो स्टोर होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे दर्द होने लगेगा जॉइंट्स में ढेर सारे। तो वही बोल रहा है, जब उनका यूज़ नहीं होगा शरीर में, ज़्यादा होंगे तो जॉइंट पेन होगा, ये सब दिक्कतें होंगी। और डायग्नोसिस क्या है, यूरिन टेस्ट फॉर होमोजेनेटिक एसिड, ये सब टेस्ट होगा, जेनेटिक टेस्टिंग होगा, ठीक है ना, एल्केप्टो यूरिया के लिए। तो इसके लाभ लिख दीजिए, नुकसान लिख दीजिए, ये सब लिखिए भाई दबा के एकदम, है ना।
वाइट्स नीडेड वगैरह करके, कोई दिक्कत नहीं यार, खोज काज तो उसी में, किसी का चीज़ किसी का उठा घुमा देना, बस मेन पॉइंट रहेगा ना, उसके बाद लिख देना उसी में पॉइंट डाल डाल के। जॉन्डिस क्या है? जॉन्डिस पीलिया, पीलिया, पीलिया नहीं, पीलिया जिसे बोलते हैं, पीला हो जाना, शरीर पीला पड़ना, आँख पीला हो जाता है ना, यूरिन भी पीला पीला निकलेगा। जॉन्डिस इज येलोइंग ऑफ द स्किन एंड आइज काज बाय द बिल्डअप ऑफ सबस्टांस कॉल्ड बिलिरुबिन। बिलिरुबिन की वजह से होता है, जो पित्त की थैली से निकलता है बिलिरुबिन, इसकी वजह से होता है पीलिया। अच्छा ये जानते हो इसका मैकेनिज्म क्या है बिलिरुबिन का? समझो, बिलिरुबिन जो है ना, पित्त रस इसे बोलते हैं, तो ये निकलता तो है पित्त की थैली से, गाल ब्लेडर जिसे बोलते हैं, लेकिन ये बनता कहाँ से आखिर? पीला पीला कहाँ से आएगा भाई? ये बनता है हमारे जो ओल्ड आरबीसी होते हैं ना, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, उसी के डेथ होने से ये बनता है। तो अगर आरबीसी ज़्यादा मरने लगेगी तो बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगा, और जब आरबीसी का क्या काम होता है भैया, आरबीसी पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं, तो वो क्या होता है, अब हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन पे, सॉरी रुकिए मैं बता दे रहा हूँ, मैटर थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा मेरे भाई। देखिए आरबीसी इन पे जुड़ा हुआ है, क्या क्या जुड़ा हुआ है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ग्लोबुलिन या ग्लोबिन जो भी बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है। और इन हीमोग्लोबिन से क्या जुड़ता है? ऑक्सीजन जुड़ता है भाई। तो ऑक्सीजन यानी कि मेन कौन हुआ? आरबीसी हुआ ना, तो आरबीसी अगर मरने लगा तो इसकी मात्रा कम होगी, और इनको ले कौन जाएगा शरीर में, तो दिक्कत होगा ना। तो वही जब आरबीसी मरने लगता है तो भाई दिक्कत तमाम होने लगती है, ब्लड की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं सही में जाएगा तो मरने के चांसेस भी आ सकते हैं, सीवियर कंडीशन अगर हो गया पीलिया का, तो समझ रहे हैं ना। ये पूरा मैटर है जॉन्डिस का, बिलिरुबिन का। ओके, अब बिलिरुबिन बन किससे रहा है? क्योंकि आरबीसी से ही बन रहा है, मैंने बता दिया पहले ही। ओके, यहाँ पे देखिए सिम्टम क्या आएंगे, येलो स्किन कलर एंड आइज, स्किन कलर पीला पड़ जाएगा और आँख भी पीला पड़ जाएगा। डार्क यूरिन, काला एकदम मतलब यूरिन आने लगेगा, डार्क ब्राउनी मटमैला सा। येलोइश स्टूल्स, जो लैट्रिन है वो भी पीला पड़ जाएगा। और फैटिग्यू, आपको थकान होगा, नाउजिया, उल्टी हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो सकता है। इन न्यू बॉर्न बेबी इट्स वेरी कॉमन, अगर कोई नया बच्चा अभी नवजात शिशु है, जल्दी का जन्म हुआ है उसका, उसमें बहुत तेज़ी से होने के चांसेस रहते हैं। मेरे भैया की लड़की है भार्गवी, उसको भी हो गया था भाई, और 3-4 दिन बाद, अब मतलब ये, तो इसका मेन रीज़न क्या है? इसको मतलब ठीक करने के लिए बच्चों को सनलाइट दिखाते रहिए, तो उसकी वजह से नहीं होता है। और इसका इलाज क्या है? ट्रीट विद फोटोथेरेपी, इसको फोटोथेरेपी देना पड़ता है, यूवी रेज के रेडिएशन में रखना पड़ता है बच्चों को, तब ये ट्रीटमेंट हो पाता है। ओके, ये सब चीज़ें हैं मैटर, ठीक है। और हाँ, मेरे शॉर्ट्स वगैरह भी आप लोग देखा करिए भाई, और थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दिया करिए अपने घर परिवार में भी, जो भी हैं बड़े बुजुर्ग, भैया, भाभी, दीदी, मम्मी, चाची, जो भी हैं, गर्लफ्रेंड को भी भेज सकते हो। ओके क्योंकि मेरे जो शॉर्ट्स रहते हैं उनका भी मोटिव होता है, मैं इन्फॉर्मेटिव और इंटरटेनिंग तो बनाता ही हूँ, मतलब दोनों का ध्यान रखिए, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन। ओके, इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन का मतलब होता है कि ढेर सारी चीज़ें जब मिला के बात की जा रही हो किसी चीज़ की। और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि ऐसे मिनरल्स होते हैं ना जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। वो देखिए लिखा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट आर मिनरल्स इन योर बॉडी फ्लूइड लाइक ब्लड, यूरिन एंड स्वेट दैट कैरी ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट जो है मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर के फ्लूइड में पाए जाते हैं, जैसे ब्लड में, यूरिन में, स्वेट में। अच्छा, पसीने का अभी देखो मेरे मतलब मुंह वगैरह में कभी कभार पसीना चला जाता है भाई, ज़्यादा पसीना हो रहा है तो पसीना क्यों खट्टा लगता है, मतलब श्योर सा, खट्टा खट्टा सा, नमकीन टाइप का, क्यों भाई? बताना आपको कमेंट में कि क्या होता है इस आखिर पसीने में हमारे। ओके, ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं उस मॉलिक्यूल पे, दे आर एसेंशियल फॉर मैनी बॉडी फंक्शनिंग, ये हमारे शरीर के फंक्शन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। देखेंगे ना आप जब डिहाइड्रेशन वर्ड सुने होंगे, ये नीचे दिया भी है डिहाइड्रेशन, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है। पानी में जो है ये सब घुले होते हैं, ब्लड में घूमे, ब्लड में कैसे पहुंचा? पानी की वजह से पहुंचा। तो जब ये कमी होगी ना, सुस्ती एकदम आने लगेगी, शरीर एकदम थका थका सा फील करेगा, चक्कर आ जाएगा, बहुत सा रूल है इसका शरीर में। तो ये देखो, देखेंगे नमक पानी पिला देंगे लोग घोल के, मिला के। सिग्नल्स है, मसल्स कंट्रैक्शन है, हाइड्रेशन है, पीएच वैल्यू, ये सब बैलेंस करने का काम इलेक्ट्रोलाइट करता है। इसमें एग्जांपल देखिए, जैसे कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट हैं, मतलब आयन्स हैं, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, कैल्शियम आयन है। इसको आप ऐसे सीक्वेंस से करके लिखिएगा, 1 2 3 4, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फास्फेट, ये सब चीज़ें। डिहाइड्रेशन इज अ कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट आर डिक्रीज्ड, या फिर लैक ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स अकरिंग ड्यू टू द सीवियर लूज मोशन की वजह से हो सकता है, हीट स्ट्रोक की वजह से होता है, लू लगने की वजह से हो सकता है ना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और वास्टिंग की वजह से हो सकता है, मतलब व्रत वगैरह रहने की वजह से हो सकता है। ओके, अब यहीं पे आता है बायोटेक्नोलॉजी। अब डिहाइड्रेशन की वजह से क्या क्या दिक्कतें होंगी?
काजेज तो मैंने बता दिया, सिम्टम आप लिख देंगे वही क्या होगा, बीपी लो हो जाएगा, पहले तो बीपी हार्ट वगैरह पंप करना कम कर देगा, है ना। तो और मतलब डिजीनेस, चक्कर आ सकता है, एनर्जी लॉसेस, ये सब चीज़ें हो सकता है, अनहेल्दी फील करना, है ना। ओके, बायोटेक्नोलॉजी क्या है भाई? बायोटेक्नोलॉजी, बायो मतलब जैविक, जीव, और टेक्नोलॉजी मतलब कोई तकनीक ही है। टेक्निक, लॉजी मतलब स्टडी करना है, यानी कि जीव का और टेक्निक का और उसका अध्ययन करना। तो जैसे देखिए लिखा है, बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटेक्नोलॉजी जो है ये यूज किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, सेल्स के लिए, उनके बायोलॉजिकल सिस्टम को डेवलप करने के लिए, उनके बायोलॉजिकल सिस्टम को नहीं, उनके जो भी शरीर है उनके उनको ध्यान में रखते हुए उनसे संबंधित प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी बनाई गई है। ओके, एंड टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमन बेनिफिट, ये ह्यूमन मनुष्य के बेनिफिट के लिए है। ओके, मनुष्यों के लिए, जीवों के लिए, जो भी जानवर उनवर हैं। इट्स ब्रांचेज, इसके ब्रांचेज क्या क्या है भैया? मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं आप, है ना। ओके, तो ये पूरा लार्ज में हो जाएगा एकदम बढ़िया। अब यहीं पे एक टर्म और था जिसका मैंने यहाँ पे डिफिनेशन नहीं लिखा है, मैं बता देता हूँ ऐसे वर्बली ही, क्या दिक्कत है। पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी का मतलब दो वर्ड में तोड़ेंगे, पैथो और लॉजी। पैथो का मतलब मेन तो हो जाता है कि डिजीज काजिंग, है ना, एजेंट। तो यहाँ पे वही है बात, पैथोलॉजी इट मीन्स द, या इट डिफाइंड एज द पैथोजन, यानी कि काजिंग एजेंट, डिजीज काजिंग एजेंट स्टडी फॉर द नोइंग द एक्चुअल काज ऑफ डिजीज। ओके ओके, उसके बाद पैथोलॉजी के बेनिफिट्स लिख दीजिए, वही वी नो द एक्चुअल काज ऑफ डिजीज, बाय इट्स द टाइम ड्यूरेशन आर सेव, बाय इज द इकोनॉमी, यानी कि मनी आर नॉट वेस्टिंग, क्योंकि आप जल्दी से जांच कराओगे तो जल्दी से आपको चीज़ें पता चल जाती है। बाय इट्स द हेल्प ऑफ एक्यूरेट ट्रीटमेंट अकर्स। ओके, ये सब चीज़ें हैं। अब ये मैंने ये तो आपको स्कोप वगैरह ये सब पढ़ लिए हैं। क्लासिफिकेशन में लगभग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की बात हो गई, विटामिन की बात हो गई, लिपिड की बची तो ये आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये नोट्स में नहीं बना पाया हूँ। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए चीज़ें थोड़ा सा देखिए, आपको थोड़ा सा पढ़ना है भाई, आप नोट्स बनाए होंगे ना। ओके, परेशान होते हुए बिल्कुल घबराइएगा मत, अरे सर आप तो धोखा दे दिए। नहीं बाबा, धोखा नहीं दे रहा हूँ, इतना पढ़ाया ना, चीज़ें आपको बता तो दिया, ट्रिक वगैरह कुछ ना कुछ। और डिस्कस द डिजीज रिलेटेड प्रोटीन डिफिशियंसी, प्रोटीन के बारे में लिखिएगा पहले, फिर प्रोटीन के टाइप लिख दीजिएगा बड़ा क्वेश्चन करने के लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टिनरी। ओके, और ये सब चीज़ें हैं जिसमें मैरिस्मस, क्वास्कर, ये सब डिजीज हो जाते हैं, बीमारी हो जाते हैं। क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, ये देखिए कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इन सब का शरीर में कैसे टेस्ट करें कि हाँ इसकी मात्रा घट रही है, बढ़ रही है, क्या दिक्कत हो रही है। तो इसके लिए टेस्ट का नाम 2-3 याद कर लीजिएगा, 2 कार्बोहाइड्रेट का, 2 लिपिड का, आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी है नाम वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है, गूगल करेंगे फट से आ जाएगा चार्टो नाम। बस रफ में लिख डालिए। एक्सप्लेन द डीएनए मॉडल एंड वाटसन क्रीक मॉडल एंड आरएनए एंड देयर फंक्शन। डीएनए मॉडल को आपको एक्सप्लेन करना है, ये देख लीजिएगा, वाटसन एंड क्रीक मॉडल देख लीजिएगा, और आरएनए के बारे में देख लीजिएगा, और इनके फंक्शंस देख लीजिएगा। ये अब मैं दावेश कर सकता हूँ, इतना आप पढ़ लेंगे ना प्रॉपर भैया, पास होने के लिए पास होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, बसरते लिखना है आपको साफ साफ, ये सब चीज़ें मैटर आपको। ओके ब्रदर, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। लव यू टू ऑल, बेस्ट ऑफ लक माई भाई, मेरे भाई लोग, माई भाई वही ठीक है, कोई ना, हिंदी इंग्लिश मिक्स भोजपुरी भी बोलते हैं, ठीक है भाई लोग। भैया पढ़ा लोगन और बढ़िया से एकदम पेपर द चाप के एकदम, और गाड़ी उड़ी थोड़ा स्लो चला के जा लोगन सेंटर पे, ठीक है। और हाँ, हेलमेट लेके जाइल करा लोगन, ताकि होला का उसे जब दोपहर के अइबा लोगन वापस, तो बहुत तेज अब आँच लगत है एकदम, तो मुँह जर जाई, दूसरे दिन जइबा एग्जाम सेंटर पर से भगाए दिया, तू के हो भैया, तो और तो मुझे ना चिन्हा था, मैचे ना करता। ये सब चीज़ें ठीक है, कोई ना। ओके भाई, तो ठीक है, आप लोग पीसी फार्मा को सपोर्ट करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।